क्लास 12 वाले लोग ध्यान देंगे। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट पर जो है मैं मैथ का आज बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। जब इंट्रोडक्शन जान लेंगे, इसका लेक्चर जान लेंगे, तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें थोड़ा सा चीज जो है, एक 11th का भी आपको जानना जरूरी है। 11th का जब जानेंगे तभी आपको 12 का समझ में आएगा। यदि 11th का नहीं जानेंगे तो 12 का समझ में नहीं आएगा। जैसे पहला है समुच्चय, सेट किसे कहते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं पहले ही लिख दिया हूं ताकि आप लोगों का समय नुकसान न हो, आप लोग आसानी से लिख सकें, इसलिए मैं आपको पहले ही बोर्ड पर लिख दिया हूं। तो इसमें मैं पहले समझाऊंगा आपको कि समुच्चय क्या है। समुच्चय की परिभाषा आप जान गए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इससे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे। यह वेल डिफाइंड है, यानी कि सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है कि जिसका डिफिनिट हो या इनडिफिनिट हो, यानी कि या तो पूर्ण रूप से निश्चित हो या नहीं तो पूर्ण रूप से अनिश्चित हो। इसमें ऐसा चीज नहीं हो सकता जिसकी परिभाषा न दी जा सके। जैसे हम कहें कि कक्षा में राम, रहीम, मोहन, सोहन ये लोग हैं, यह तो सुपरिभाषित हो गया कि ये लोग हैं। लेकिन हम कहें कि उसमें से 4 सबसे तेज विद्यार्थी, अब तेज विद्यार्थी की परिभाषा आसानी से नहीं दी जा सकती है, दी ही नहीं जा सकती है। हम कहें कि देश के 5 बड़े लेखकारों की संख्या, लेखकार, तो आप बताइए कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि 5 बड़े लेखककार कौन हैं। आप कहेंगे सबसे 5 बड़े फिल्म स्टार, ये भी आप पता नहीं कर सकते हैं। उसी में कोई दूसरा आ जाएगा, कहेगा कि नहीं। आप कहेंगे कि अमिताभ बच्चन सबसे बड़ा है, तो कोई कह देगा कि नहीं शाहरुख खान बड़े हैं। तो सोचने वाली बात है कि आप उसको निश्चित नहीं कर सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको समुच्चय में नहीं रखा जा सकता है। अब जैसे आपको देखिए, ये मैं दिखाया हूं इस तरह से। समुच्चय को कैपिटल अक्षर से इंडिकेट करते हैं, इसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट को हम लोग स्मॉल अक्षर से इंडिकेट करते हैं या अंक से इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 इसके अंदर है तो 3 बिलोंग्स टू ये होगा, 5 इसके अंदर है तो 5 बिलोंग्स टू ये होगा, ऐसे होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसमें समुच्चय के बाद होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है उसको जान लीजिए थोड़ा सा। अब ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हल्का सा बता दे रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा बुक देख लीजिएगा 11th का, उसके बाद मैं 12 पे आऊंगा। उसमें वस्तुओं के ये है आपका उप समुच्चय। उप समुच्चय में जैसे मानिए कि एक सेट हो गया 1 2 3 और दूसरा सेट हो गया आपका 1 2 3 4 5। तो इसमें परिभाषा है कि यदि 2 समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर ए इज सबसेट ऑफ बी कहलाता है। ये कहलाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। वहां पर एक बात आप लोग और पढ़े थे कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर n होती थी। याद पढ़ना होगा। इस मानिए 1 2 3 एलिमेंट हो गया इसमें, तो इसके उप समुच्चय कितना हो गया 2 टू द पावर n, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा।
अब हम लोग आएंगे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े होंगे आप लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट याद पढ़ रहा, 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े होंगे। जैसे दो समुच्चय दिया रहता था आपको, ए जैसे अभी माने थे 1 2 3 और b इक्वल टू 2 3 हो जाता, तो आप a क्रॉस b कैसे निकालेंगे? देखिए गुणा कर रहा हूं, 1 2 कैसे लिख रहा हूं, देखिए पहला ये, फिर 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 देखिए 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3। यह इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इसको हिंदी में क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। अब हम लोगों का 11th में जितना हमको जरूरत था मैं बता दिया आपको। अब हम लोग 12 में आएंगे कि 12 में हम लोगों को पढ़ना है रिलेशन, संबंध, और उसके बाद जब संबंध समाप्त हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे फलन। तो संबंध क्या है? संबंध क्या है उसको जानिए। तो संबंध जानने में आपको एक चीज देखिए, मैं बताना भूल गया थोड़ा सा आप लोगों को कि देखिए भाई, इस चैनल को, जिस चैनल से आप लोगों के पास ये YouTube चल रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेस जो है ये सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों का स्नेह रहेगा, तभी जो है ये काम होगा। और जो भी सब्सक्राइब करेगा वो जो है मेरे लिए थोड़ा सा भाई नज़दीकी तो होगा ही, क्योंकि मेरे पास उसकी सूचना भी आ जाएगी कि हम ये लड़का जो है चाहे ये लड़की सब्सक्राइब की है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसको, और आपको लाभ भी मिलेगा उससे। आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कोई नुकसान रहता तो मैं कहता भी नहीं कि आपका कोई पैसा लग जाता उसमें, चाहे कोई बात हो जाती तो मैं नहीं कहता। आपको भी लाभ है कि जो ही अपलोड होगा ये, मैं टॉपिक लोड करूंगा तो तुरंत आपके यहाँ मैसेज चला जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अभी निःशुल्क है, अभी फ्री में दिए हैं, ऑफर का लाभ उठा लीजिए। नहीं तो जानते ही हैं कि मैं बिना पैसे का भाई कोई काम नहीं करता हूं, तो आप लोगों को लाभ दिया जा रहा है। आप लोग लाभ उठाइए अधिक से अधिक और लाभ लीजिए, ठीक ना। अब देखिए मैं संबंध के बारे में बता रहा हूं कि संबंध क्या है। देखिए जैसे दिल्ली भारत की राजधानी कहाँ है? राजधानी को रा से लिख दे रहा हूं, राजधानी, चलिए लिख दे रहा हूं पूरा ही। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है ना? चलिए, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। इसके बाद ऐसे ही आपका और भी देश है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं कि का जो है थोड़ा सा मुझे याद नहीं है भाई। देखिए हम लोग मैथ टीचर हैं और राजधानी तो याद है नहीं पूरा, तो इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है हल्का सा। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन है। इसी तरह से रूस की राजधानी जो है आपका मॉस्को है। हम लोग मैथ्स वाले और फिजिक्स वाले हैं, हम लोग के पास
जीके की जानकारी नहीं होती है, इसलिए कि हम लोग के पास टाइम ही नहीं मिलता है कि हम लोग जीके तैयार करें, ठीक ना। तो आप देखिए, इसमें सबसे बड़ा चीज है कि नई दिल्ली का संबंध किससे है? भारत से। नई दिल्ली कहां पर है भाई? भारत में है, भारत की राजधानी है। इसी तरह से लंदन कहां पर है? इंग्लैंड में है। अब आपका रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को। मॉस्को कहां पर है? तो रूस में है। सबसे बड़ी बात है कि इनका आपस में एक संबंध है। जैसे मानिए कि आपका और मेरा गुरु और शिष्य का संबंध है, तो देखिए भाई, इसमें जो है संबंध आप समझ सकते हैं, दो आदमियों के बीच संबंध होता है, दो वस्तुओं के बीच संबंध होता है, दो व्यक्तियों के बीच संबंध होता है। संबंध अकेले नहीं हो सकता। कोई कहे कि मेरा स्वयं से संबंध है, तो अपने आप जाने वो, लेकिन संबंध के लिए दो चाहिए। तो संबंध ऐसे एक से भी माना जा सकता है, संबंध हो सकता है, लेकिन खासकर ज्यादा मात्र जो है दो ही चीज चाहिए आपको, दो रिलेशन दो चाहिए ताकि संबंध स्थापित किया जा सके। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, रूस की राजधानी मॉस्को है। यदि मैं इसको राजधानी को हटा करके और शार्ट में इसको केवल रा लिख दूं, संकेत में जानते हैं लिखते हैं इसको, संकेतिक रूप में गणित में लिखते हैं, तो यह एक संबंध को इंडिकेट करेगा। और पहला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, या मतलब तो यहाँ पर देश है, ऑब्जेक्ट रूप में मान रहे हैं, और दूसरा है हमारा ये वाई। पहले को x मानते हैं और दूसरे को y मानते हैं और बीच वाले को r मानते हैं। और गणित की भाषा में इसको दर्शाने के लिए जो चीज प्रयोग होता है उसी को संबंध कहते हैं। यही मैं परिभाषा वहां पे लिखा हूं, देखिए कि यदि पहली वस्तु को x और दूसरी वस्तु को y तथा संबंध को r, देखिए यहां संबंध को क्या माने हैं? r माना जाए या लिया जाए तो x से y के संबंध को x रिलेटेड टू y कहते हैं, x रिलेटेड टू y कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि पहला वस्तु जो है x है, दूसरी वस्तु y है, और पहली वस्तु को दूसरी वस्तु, यदि पहली वस्तु को x माने और दूसरी वस्तु को y माने और संबंध को r लिया जाए तो x से y के संबंध को x रिलेटेड टू y कह सकते हैं। यहाँ पर x y बिलोंग्स टू r होगा, दैट्स इम्प्लाइज x रिलेटेड टू y। x रिलेटेड टू क्या होगा? y। अब देखिए यहाँ पर मैं समझाने के लिए जगह छोड़ा था थोड़ा सा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब देखिए इसमें संबंध हम दिखा रहे हैं, संबंध r इज इक्वल टू, लीजिए 1 का स्क्वायर देख रहे हैं, वो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर ना? देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं 1 1 2 4 3 9 4 16। इसको अक्षर के रूप में ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एक्स वाई मान लेंगे, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा,
1 2 3 4, यहाँ 1 4 9 16। कैसे लिख रहा हूं? तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 2 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 3 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होगा तो 4 16 हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा वाला है वो पहले का क्या है? स्क्वायर है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो जो दूसरा होगा, दूसरा अक्षर क्या होता है? y होता है। तो y क्या होगा? तो पहले अक्षर माने x का स्क्वायर होगा। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझिए ध्यान से कि दूसरा अक्षर जो है वो क्या होगा? तो पहले अक्षर का स्क्वायर होगा। अब हम लोग चलेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लेकर के कि इस संबंध में प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित पूछेगा, डेफिनेट है कि पूछना ही पूछना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। पहला आपका है, हम लिखे हैं कि जो संबंध होता है। अब देखिए संबंध में एक परिभाषा आपको छूट गया है मुझे लिखने में, परिभाषा को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, उसके बाद ये लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा थोड़ा सा मैं लिख दूं भी छूट गया मुझे लिखने में उस समय, और उसके बाद ये लिखूंगा, देख लीजिएगा। अतः यदि दो समुच्चय ए और बी हो तो, यदि 2 समुच्चय ए और बी हो तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय यदि 2 समुच्चय ए और बी हो तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय एक संबंध कहलाता है। यह जो है इंडिकेशन है, लेकिन ये परिभाषा मेन है, डिफिनेशन है। क्या बोलेंगे कि यदि 2 समुच्चय ए और बी हो तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय एक संबंध को दर्शाता है। इसके बाद हम लोग आएंगे इसमें प्रांत, सह प्रांत, प्रांत, सह प्रांत, और हो जाएगा आपका परिसर, डोमेन, कोडोमेन, डोमेन, और सही तो है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है। अब देखिएगा इसमें डोमेन का मतलब क्या होता है। देखिए इसमें जो है मैं दर्शा दे रहा हूँ, डोमेन क्या है? तो क्रमित युग्म का पहला जो अवयव होगा वह आपका डोमेन होगा, दूसरा जो अवयव होगा वह रेंज होगा। देखिए प्रांत या डोमेन परिभाषा लिख दे रहा हूं, क्रमित युग्म का प्रथम अवयव,
दूसरा हो जाएगा आपका रेंज, परिसर, तो क्रमित युग्म का दूसरा अवयव और यहाँ पर तीसरा हो जाएगा आपका कोडोमेन, सह प्रांत कहते हैं हिंदी में इसको, समुच्चय बी के सभी अवयव। ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन मतलब हो जाएगा सह प्रांत, और सह प्रांत का मतलब हो गया समुच्चय बी के सभी अवयव। अब देखिए मैं दर्शा रहा हूं इस पे, यहाँ पर देखिए इसी को, इसी एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूं, ऊपर वाला 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका सेट बी। ये हो जाएगा 1 4 9 16। अब आप देखिए 1 का इमेज कहाँ बना है 1 पर, 2 का कहाँ बना है 4 पर, 3 का कहाँ बना है 9 पर, 4 का कहाँ बना है 16 पर। तो यहाँ पर हम लोग का जो प्रांत होगा वो प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा, तो पहला अवयव। आप कहेंगे कि इसी में का संबंध में कहीं दिखा रहे हैं, तो ये संबंध का ही क्वेश्चन था, इसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ। प्रांत का देखिएगा कि प्रांत क्या होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, देखिए पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पर 1 2 3 4, पहला अवयव हो गया। अब सह प्रांत नहीं, सह प्रांत का परिसर, परिसर में क्या होगा, तो 1, देखिए दूसरा अवयव 1 4 9 16 और तीसरा है सह प्रांत मतलब कोडोमेन। देखिए कोडोमेन में क्या होगा कि कोडोमेन में सेट बी के सभी एलिमेंट, सेट बी के सभी एलिमेंट। अब यहाँ पर गड़बड़ थोड़ा सा ये हो गया है कि सेट बी के सभी एलिमेंट भी परिसर में आ गए हैं, तो अब कंडीशन पर निर्भर करता है, बात समझ रहे हैं ना। इसमें सह प्रांत का मतलब हो गया सेट बी का पूरा एलिमेंट उठा कर रख देना है आपको, 1 4 9 16, इस पे ध्यान नहीं देंगे। परिसर का मतलब हो गया कि जिस जिस अवयव से संबंधित होगा, लेकिन इस सेट में क्या हो गया है कि सभी एक दूसरे से संबंधित है, तो इसलिए परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर हो गया है, ठीक ना, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो प्रांत का मतलब हो गया पहला एलिमेंट, पहला जो एलिमेंट होगा, सह प्रांत मतलब दूसरा एलिमेंट जो होगा वो होगा, और परिसर का मतलब हो जाएगा, नहीं सह प्रांत का मतलब क्या हो जाएगा, सेट बी के सभी एलिमेंट। मतलब कि पहला जो अवयव होगा वो आपका प्रांत होगा, दूसरा अवयव परिसर होगा, और जो सेट बी के एलिमेंट होंगे वो आपके सह प्रांत हो जाएंगे। अब संबंध कई प्रकार के होते हैं, संबंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें पहला संबंध है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन मैं थोड़ा सा परिभाषा लिख दिया ताकि आप लोगों को फिर उस समय ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में, तो आपको दिक्कत होगी, आपके दिक्कत को समझते हुए मैंने किया है। संबंध ए में एक संबंध, समुच्चय ए में एक संबंध आर इस प्रकार हो कि समुच्चय ए में एक संबंध इस प्रकार हो कि इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो, रिक्त संबंध कहलाता है। क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा परिभाषा कि यदि समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। एग्जाम्पल देखिए मैं लिखा हूं यहाँ पर, क्या ए इक्वल टू इतना और बी इक्वल टू इतना लिख दिया हूँ, जैसे मान लीजिए, और मेरे पास जगह था नहीं, यहाँ पर लिख दिया हूँ ए बी एक सम संख्या है,
आप जोड़िए, देखिए आर में लेंगे तो ए और बी इसमें जोड़िए, 6 और 3 कितना हो रहा है 9। हमारा क्या कह रहा है सम संख्या, तो 6 और 3 9, 9 कैसी संख्या है विषम। यहाँ क्या आ रहा है सम, 8 और 5 13 ये भी विषम है, 10 और 7 क्या है 17 ये भी विषम है। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्याएं क्या हो रही हैं विषम हो रही हैं जोड़ने पर, और जबकि हमारा परिभाषा क्या है कि सम है, तो यह इम्पटी रिलेशन हो जाएगा। कहा जाए किसी गर्ल स्कूल में जा करके कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का भाई है, सोचने वाली बात है। कोई गर्ल स्कूल है, गर्ल स्कूल मतलब लड़कियों का स्कूल, केवल लड़कियां पढ़ती हैं उसमें, तो वहां पर कोई कहे कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का भाई है, वहां भाई नहीं हो सकता, वहां क्या होगा एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की बहन हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो गर्ल कॉलेज है, वहां पर लड़के उपस्थित नहीं है, तो वह संबंध जो होगा वह रिक्त संबंध होगा। वहां पर जो संबंध होगा कौन सा संबंध होगा रिक्त संबंध। रिक्त मतलब कि कोई भी संबंध न हो तो उसी को हम कहते हैं रिक्त संबंध। अब दूसरा संबंध है आपका सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा कि समुच्चय ए में एक संबंध आर इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव से संबंधित हो, तो वह संबंध जो होता है वह सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई संबंध नहीं होगा तो रिक्त संबंध। अब पूरा का पूरा संबंध होगा तो वह संबंध क्या कहलाएगा सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। क्लियर इतना? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। सार्वत्रिक संबंध कब कहलाएगा? यदि पूरा का पूरा संबंध हो तो वह संबंध जो होगा वह हमारा सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। अब हम लोग इसमें अगला हम लोग पढ़ेंगे तत्समक संबंध। अगला पॉइंट क्या हमारा है तत्समक संबंध। देखिए तत्समक संबंध क्या है। देखिए तत्समक संबंध देख लीजिए क्या है। तो तत्समक संबंध इसमें आपका हो जाएगा जो है तत्समक संबंध। यदि कोई समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि ए के अवयव का संबंध सिर्फ और केवल यदि ए के अवयव से ही हो, तो यह संबंध जो होता है वो तत्समक संबंध कहलाता है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है उसको जानिए। यदि कोई समुच्चय ए में एक संबंध आर इस प्रकार हो कि यदि कोई समुच्चय ए में एक संबंध आर इस प्रकार हो कि कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए के प्रत्येक अवयव केवल और केवल यदि, ध्यान दीजिएगा ये हमारे मैथमेटिक्स का भाषा है। अरे भाई आप तो समझ नहीं रहे हैं। देखिए यदि और केवल यदि को शार्ट में आप ऐसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। क्या पढ़ते हैं इसको?
इफ एंड ओनली इफ, तो इस प्रकार हो कि ए के प्रत्येक अवयव केवल और केवल यदि ए के अवयव से ही, ए के अवयव से ही संबंधित हो तो यह संबंध तत्समक संबंध कहलाता है। तत्समक संबंध कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान रहे कोई सेट है ऐसे A1 2 3 और रिलेशन कैसा हो, देखिए 1 1 2 2 3 3, यानी कि स्वयं से हो। ध्यान दीजिएगा, ए के प्रत्येक अवयव केवल और केवल यदि ए के स्वयं के अवयव से, ये हो जाएगा ए के स्वयं के अवयव से संबंधित हो तो यह संबंध जो होगा वह तत्समक संबंध कहलाता है। यह संबंध कितना क्या कहलाता है? तत्समक संबंध कहलाता है। 1 1 2 2 3 3 ये संबंध हो गया आपका। अब हम लोग का है उसमें अगला पॉइंट स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध क्या है उसको जानिए। तो स्वतुल्य मतलब कि स्वयं का स्वयं से जो संबंध होगा वही कहलाता है स्वतुल्य संबंध। स्वयं का स्वयं से जो संबंध होगा वह संबंध जो होगा हम लोगों का वही संबंध कहलाता है स्वतुल्य संबंध। देखिए कैसे, तो लिखेंगे यदि कोई समुच्चय, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। देखिए कैसे, जैसे इसका इंडिकेशन है x belongs to R, that implies x related to x। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई सेट A है, 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, तो यहां पर यह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा 1 1 2 2 3 3 3 5 ऐसे। अब देखिए, आप कहेंगे कि यही बात उसमें कहे थे उसमें कह दिए, नहीं, इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे लिखा हो इफ एंड ओनली, यानी कि यदि और केवल यदि। ये कह रहा है कि भाई मेरे साथ कंडीशन है कि मैं केवल सेल्फ से करता हूं, दूसरे से नहीं। और यहाँ कह रहा है कि सेल्फ से करने के बाद
कोई मेरे साथ आ भी जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह बात क्या कौन कहता है? स्वतुल्य संबंध कहता है। स्वतुल्य में क्या है कि यदि स्वयं का स्वयं से संबंध होने के अतिरिक्त भी कोई एलिमेंट आते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी संबंध को कहते हैं हम लोग स्वतुल्य संबंध। दूसरा है, इसके अगला पॉइंट है आपका सममित। सममित सिमेट्री। सिमेट्री क्या है उसको जानिए। यदि कोई सेट एक्स वाई है, ध्यान दीजिएगा, फॉर एवरी कर दीजिएगा, फॉर एवरी या फॉर ऑल कहते हैं इसको। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट्स इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। सिमेट्री का मतलब होता है, सममित का मतलब होता है कि एक्स का वाई से रिलेशन होने पर यदि y का भी x से रिलेशन हो तो इस संबंध को हम कहते हैं सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन, सममित संबंध। यानी कि पहले का दूसरे से संबंध होने पर दूसरे का पहले से संबंध हो तो सिमेट्री संबंध कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, आप और मेरे ऊपर कैसे, तो मैं कहा हूं कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा आपके प्रति प्रेम है तभी तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बस में रहना। और यदि आप जो है उस मेहनत का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, आप मुझे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो वह संबंध सिमेट्री नहीं कहलाएगा। सिमेट्री कब कहलाएगा? जब मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं और आप भी मुझसे प्रेम करें तो यह संबंध क्या कहलाएगा? सिमेट्री संबंध कहलाएगा। यानी कि दोनों ओर से यह संबंध स्थापित हो तो वह संबंध कहलाएगा आपका सिमेट्री संबंध। जैसे मानिए कि आपका कोई एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका 1 2 बिलोंग, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, इसको ऐसे भी लिखते हैं x रिलेटेड टू y तो y रिलेटेड टू x। एग्जाम्पल बता रहे थे। जैसे मानिए कि 1 2 बिलोंग्स टू r होने पर यदि 2 1 बिलोंग्स टू r हो जाए तो यह कंडीशन किसका है? सममित का है। यह किसका है? सममित का है। अब तीसरा है आपका ट्रांजिटिव, संक्रामक। अगला पॉइंट हम लोग का है संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां पर देखिए, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट्स इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो। आप बहुत लोग कहते होंगे कि भाई ये बका बका बोलते जा रहे हैं और कुछ ये समझा ही नहीं रहे हैं। देखिए मैं समझा रहा हूं आपको। अरे भाई, पहले का दूसरे से संबंध हुआ और दूसरे का तीसरे से। यदि पहले का दूसरे से संबंध होने पर और दूसरे का तीसरे से संबंध होने पर, पहले का दूसरे से हो और दूसरे का तीसरे से हो, तो पहले का तीसरे से यदि संबंध हो जाए तो वह संबंध कहलाता है संक्रामक। संक्रामक कब कहलाएगा? कब कहलाएगा संक्रामक? संक्रामक तभी कहलाएगा यदि पहले का दूसरे से है और दूसरे का तीसरे से है, और ऐसा होने पर यदि पहले का तीसरे से हो तो यह संबंध जो होगा आपका संक्रामक संबंध कहलाता है। यह संबंध क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध जो होगा यह संबंध कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए आपका कैसे, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर होने पर यदि 1 3 बिलोंग्स टू आर हो जाए तो यह संबंध जो होगा वह संक्रामक संबंध होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट
सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक मैं रिलेशन बता रहा हूं, यह तो निश्चित है, 100% गारंटी लिखवा लीजिए मुझसे कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का इस पर आएगा ही आएगा। आपको इसमें जो है कोई नहीं रोक सकता है इस क्वेश्चन को, जान लीजिए। वह होता है आपका तुल्यता संबंध। मेरे पास जगह नहीं, यहां पर लिख रहा हूं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध देखिएगा, तुल्यता संबंध किसको कहते हैं? तो वह संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध को प्रदर्शित करता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कौन सा संबंध होगा? कि जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कहलाता है, वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कौन कहलाएगा? नोट कर लीजिएगा आप कॉपी पे। अरे भाई मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है, अरे भाई ध्यान दीजिए। ध्यान क्या देना है आपको कि कौन सा संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। इस पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, घबराइए मत। अगले क्लास में मैं दे दूंगा इसका एग्जांपल कि ये संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध है कि जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध को प्रदर्शित करते हैं, वह जो है तुल्यता संबंध कहलाता है। अब अगला पॉइंट जो है नेक्स्ट में